फरवरी 2002 की एक ठंडी रात, गाजियाबाद के एक दोस्त की शादी में रंग, रोशनी और संगीत गूंज रहे थे। महफिल में हंसी ठिठोली थी, रिश्तेदार और मित्र नए कपड़ों में सजे धजे और माहौल में उत्साह था। इसी भीड़ में मौजूद था 24 साल का एक होनहार नौजवान नीतिश कटारा, जिसे उसके दोस्त और जानने वाले मिलनसार और खुशमिजाज कहते थे। शादी की चकाचौंध के बीच किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। शादी के कुछ ही घंटों बाद नीतिश अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। सुबह होते होते उसकी मां नीलम कटारा बेतहाशा दरवाजे खटखटा रही थीं, थानों में चक्कर काट रही थीं और मदद की गुहार लगा रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि बेटे की गुमशुदगी का यह मामला आगे चलकर भारत की सबसे चर्चित ऑनर किलिंग केस में बदल जाएगा। यह सिर्फ एक बेटे की हत्या की कहानी नहीं थी। यह कहानी है एक मां की अदम्य लड़ाई की, जिसने न्याय के लिए 15 से ज्यादा साल अदालतों में बिताए और मीडिया के सामने बार बार अपमान और दबाव झेला। यह कहानी है कि कैसे एक व्यक्तिगत त्रासदी धीरे धीरे पूरे देश का मुद्दा बन गई और भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मुकाम छोड़ गई। नीतिश कटारा का जन्म एक शिक्षित और संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी अधिकारी रहे, जबकि मां नीलम कटारा शिक्षा विभाग से जुड़ी थीं। नीतिश बचपन से ही पढ़ाई में तेज और व्यवहार में सरल स्वभाव का था। अपने स्कूल के दिनों में उसने खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भाग लिया, जिससे उसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और नेतृत्व की झलक साफ दिखाई देती थी। उच्च शिक्षा के लिए नीतिश ने प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी IMT गाजियाबाद में दाखिला लिया। वहां से उसने M.BA की पढ़ाई पूरी की और कैंपस प्लेसमेंट के जरिए एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी हासिल की। उसके सहयोगी बताते हैं कि नीतिश न केवल प्रोफेशनली कुशल था, बल्कि मिलनसार और मददगार भी था। उसका सपना था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी मेहनत और ईमानदारी से बड़ा मुकाम हासिल करे। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई भारती यादव से, जो उसके कॉलेज की सहपाठी थीं। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई और यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। नीतिश और भारती अक्सर कॉलेज के कार्यक्रमों में एक दूसरे के साथ देखे जाते थे। उनके करीबी दोस्तों के मुताबिक यह रिश्ता बेहद गंभीर था और दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य की योजना भी बना रहे थे। लेकिन इस प्रेम कहानी में सबसे बड़ी बाधा थी भारतीय का परिवार। भारती यादव कोई साधारण घराने से नहीं थीं। वह कुख्यात राजनीतिक और व्यावसायिक शख्सियत D.P. यादव की बेटी थीं। D.P. यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम थे। उनके परिवार की छवि दबंगई और अपार राजनीतिक सामाजिक प्रभाव वाली थी। यादव परिवार को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि उनके नजर में नीतिश उनकी बराबरी का नहीं था। भारतीय के भाइयों विकास यादव और विशाल यादव को खासतौर पर यह संबंध नागवार गुजर रहा था। उन्हें लगता था कि नीतिश के साथ बहन का रिश्ता उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर धब्बा है। यही असहमति धीरे धीरे नफरत में बदल गई। यादव परिवार का प्रभाव इतना था कि उनके खिलाफ बोलना आसान नहीं था। राजनीति, व्यापार और अपराध की त्रिकोणीय शक्ति ने उन्हें उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेहद ताकतवर परिवार बना दिया था। आम लोगों की तरह नीतिश और उसकी मां भी यह जानते थे कि इस रिश्ते को लेकर यादव परिवार की नाराजगी हल्की नहीं, बल्कि खतरनाक हो सकती है। फिर भी नीतिश और भारतीय ने अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश जारी रखी। नीतिश का स्वभाव साहसी था और उसे भरोसा था कि अगर वह ईमानदारी और सम्मान से रिश्ते को आगे बढ़ाएगा तो एक दिन परिवार को भी मानना पड़ेगा। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि जिन ताकतवर भाइयों को यह रिश्ता बर्दाश्त नहीं था, वही आगे चलकर नीतिश की जिंदगी के सबसे बड़े खतरे साबित हुए। फरवरी 2002 का वह सप्ताह जब पूरे उत्तर भारत में शादियों का मौसम था। गाजियाबाद के कृष्णा अपार्टमेंट्स में नीतिश कटारा के करीबी दोस्त की बहन की शादी का आयोजन रखा गया था। नीतिश, जो हमेशा दोस्तों की खुशियों में शरीक होने के लिए उत्साहित रहता था, शाम को वहां पहुंचा। यह शादी सिर्फ एक सामाजिक आयोजन नहीं,
बल्कि एक ऐसा मौका साबित हुई जिसने उसकी जिंदगी छीन ली। शादी में कई जाने माने चेहरे मौजूद थे। स्थानीय समाज और रिश्तेदारों के अलावा नीतीश के दोस्त और साथी भी वहां मौजूद थे। भारती यादव भी अपने भाई भरता दिवाकर के साथ शादी में शामिल हुई। शादी का माहौल बिल्कुल सामान्य था। रोशनी, संगीत और मेहमानों की भीड़। गवाहों ने बाद में अदालत में बताया कि नीतीश और भारतीय को एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखा गया था। दोनों को साथ देखकर कुछ मेहमानों ने नोटिस किया कि भारतीय के भाई इस बात से सहज नहीं थे। 16 फरवरी की देर रात, जब शादी अपने चरम पर थी, लगभग 11:30 बजे नीतीश को आखिरी बार दोस्तों और मेहमानों ने देखा। इसी समय अचानक एक सिल्वर ग्रे रंग की टाटा सफारी शादी स्थल के बाहर आकर रुकी। गाड़ी में मौजूद थे अमकेश विशाल यादव, भारती का भाई विकास यादव, चचेरा भाई, और उनका एक दोस्त सुखदेव पहलवान। शादी में आए कुछ गवाहों ने साफ साफ बयान दिया कि नीतीश को जबरदस्ती उसी टाटा सफारी में बैठा कर ले जाया गया। गवाहों में शामिल थे भरता दिवाकर, शादी में शामिल, जिन्होंने बाद में पुलिस को जानकारी दी। अन्य दोस्त और बाराती जिन्होंने गाड़ी आते और जाते देखा। नीतीश के अचानक गायब होने से उसके करीबी दोस्तों और कुछ मेहमानों को शक हुआ। भरता दिवाकर ने बयान दिया कि उन्होंने देखा कि नीतीश को सफारी में बिठाया गया था और गाड़ी तेजी से शादी स्थल से निकल गई। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद वह अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया है, लेकिन जब सुबह तक उसका कोई पता नहीं चला, तब मामला गंभीर हो गया। नीतीश की मां नीलम कटारा को यह सूचना मिली कि उसका बेटा शादी से वापस नहीं आया। उनकी बेचैनी बढ़ती गई। उन्होंने तुरंत नीतीश के दोस्तों से संपर्क किया और खोज शुरू की। तभी पहली बार टाटा सफारी का जिक्र सामने आया। DTK, जो इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी साबित हुई। गवाहों ने साफ कहा कि नीतीश को जबरन ले जाया गया था। टाटा सफारी का विवरण पुलिस को दिया गया। बारातियों ने यह भी नोट किया कि गाड़ी में मौजूद लोग नीतीश के जान पहचान वाले थे। यह शुरुआती बयानों और गवाहियों ने बाद की पूरी जांच की दिशा तय की, लेकिन इस समय तक नीतीश जिंदा नहीं था। गाड़ी के निकलने के कुछ ही घंटों बाद उसका जीवन बेरहमी से खत्म कर दिया गया था। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा के लिए 16 फरवरी 2002 की रात सबसे लंबी और सबसे बेचैन करने वाली रात साबित हुई। बेटे के घर न लौटने पर उन्होंने बार बार उसके दोस्तों को फोन किए, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। शादी में मौजूद लोगों से धीरे धीरे खबर आने लगी कि नीतीश को एक टाटा सफारी में बिठाकर ले जाया गया था। यह सुनकर नीलम कटारा का दिल बैठ गया। उन्हें तुरंत शक हुआ कि मामला सामान्य नहीं है। सुबह होते ही 17 फरवरी को नीलम कटारा सीधे पुलिस थाने पहुंची और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह रिपोर्ट उस समय सिर्फ गायब होने के मामले के रूप में ली गई थी। पुलिस ने शुरुआती तौर पर इसे एक सामान्य मिसिंग केस की तरह दर्ज किया, लेकिन नीलम ने साफ कहा कि नीतीश को जबरन ले जाया गया है और उसके साथ कुछ गंभीर घटित हो सकता है। स्थानीय पुलिस की शुरुआती कार्रवाई अपेक्षाकृत धीमी और सतही थी। शुरुआत में ऐसा लगा कि पुलिस इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। शायद यादव परिवार के राजनीतिक दबदबे और प्रभाव का असर भी था, क्योंकि विशाल और विकास यादव का परिवार पहले से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद ताकतवर माना जाता था। हालांकि गवाहों के शुरुआती बयानों ने पुलिस को दिशा दी। शादी में मौजूद कई लोगों ने बताया कि नीतीश को विशाल यादव और विकास यादव ने ही गाड़ी में बैठाया था। यह जानकारी मिलने के बाद मामला धीरे धीरे सामान्य गुमशुदगी से संदिग्ध अपहरण में बदलने लगा। नीलम कटारा ने पुलिस पर दबाव बनाया कि नीतीश की तलाश तुरंत शुरू की जाए। इसी दबाव के चलते पुलिस ने विशाल और विकास यादव के खिलाफ संदेह जताना शुरू किया। कुछ ही दिनों में अदालत से इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट, नॉन बेलेबल वारंट्स जारी करवाए गए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की शुरुआती सक्रियता पर सवाल उठे। मीडिया रिपोर्ट्स और बाद की अदालती कार्यवाही में बार बार यह बात सामने आई कि यदि शुरू से ही पुलिस ने पूरी गंभीरता से मामले को लिया होता
तो शायद नीतिश की हत्या के सबूत और भी मजबूत रूप से इकट्ठा किए जा सकते थे। नीतिश कटारा के अपहरण के 2 दिन बाद यानी 17 फरवरी 2002 की सुबह गाजियाबाद से बुलंदशहर की ओर जाने वाले हापुड़ खुर्जा मार्ग पर स्थित एक सुनसान जगह से एक अज्ञात शव बरामद किया गया। यह शव बुरी तरह जला था, काके जलाने हुआ था और पहचान करना लगभग असंभव लग रहा था। ग्रामीणों ने जलते हुए शरीर की दुर्गंध और अजीब दृश्य देखकर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पाया कि शव को आंशिक रूप से जलाया गया था। आसपास की जमीन पर डीजल के अवशेष मिले, जिससे साफ था कि शव को पहचान से मिटाने के लिए आग लगाई गई थी। शव पर गहरी चोटों के निशान थे और सिर पर विशेष रूप से गंभीर घाव पाए गए। बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि नीतिश की हत्या के लिए किसी भारी और कठोर वस्तु का इस्तेमाल किया गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दिल्ली के AIMS से जुड़े प्रसिद्ध फोरेंसिक विशेषज्ञ TD डोगरा ने इस मामले में विशेष भूमिका निभाई। उनके अनुसार नीतिश को भारी हथियार जैसे हथौड़ा से बार-बार मारा गया था। सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें थीं, जिससे उसकी मौत हुई। शरीर को मारने के बाद डीजल डालकर जलाया गया ताकि पहचान मिटाई जा सके। डाइजेस्टिव सिस्टम की जांच से पता चला कि हत्या उसी रात हुई थी जब वह शादी में खाना खा चुका था। शरीर पर संघर्ष और पीड़ा के चिन्ह मिले, जो बताते हैं कि नीतिश ने आखिरी समय तक खुद को बचाने की कोशिश की थी। शव इतनी बुरी तरह जलाया गया था कि सामान्य तौर पर पहचान कर पाना संभव नहीं था। इस स्थिति में DNA टेस्टिंग का सहारा लिया गया। नीतिश की मां नीलम कटारा और अन्य रिश्तेदारों से DNA सैंपल लिए गए और मिलान कराया गया। परिणामों से पुष्टि हुई कि यह शव नीतिश कटारा का ही है। इस वैज्ञानिक साक्ष्य ने जांच को निर्णायक दिशा दी। शव के पास और आसपास से कुछ अहम सबूत भी मिले। एक हथौड़ी, हैमर, जिस पर मानव रक्त पाया गया। नीतिश की घड़ी और कपड़े, जिनमें आग और खून के निशान थे। आसपास की मिट्टी से भी खून और डीजल के अवशेष मिले। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि नीतिश की हत्या क्रूर तरीके से सिर पर वार करके की गई और फिर शव को जलाने की कोशिश की गई। ये सबूत आगे चलकर अदालत में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। नीतिश कटारा हत्या मामले में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे संदेह और गहरा होता गया। गवाहों ने साफ कहा था कि शादी वाली रात नीतिश को एक टाटा सफारी में जबरन ले जाया गया था और गाड़ी में विशाल यादव और विकास यादव मौजूद थे। इस सुराग ने पुलिस को सीधा आरोपियों तक पहुंचाया। हत्या के कुछ ही दिनों बाद यह खबर आई कि विशाल और विकास हत्या के बाद दिल्ली NCR क्षेत्र से भाग गए हैं। लंबे पीछा करने और खुफिया जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने दोनों को मध्य प्रदेश के डबरा कस्बे से गिरफ्तार किया। डबरा में इनकी गिरफ्तारी किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं थी। स्थानीय पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों को पकड़ा गया। गिरफ्तारी के वक्त वे छिपकर रह रहे थे और लगातार अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों से सघन पूछताछ हुई। शुरुआती पूछताछ में विकास यादव ने कथित तौर पर यह स्वीकार किया कि नीतिश को परिवार की इज्जत के नाम पर हटाना जरूरी था, क्योंकि वह उनकी बहन भारतीय से नजदीक था। विशाल यादव पर भी यही आरोप था कि उसने योजना बनाकर नीतिश को शादी से बाहर निकाला और गाड़ी में बैठाया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनके कुछ ऑडियो टेप भी रिकॉर्ड किए, जिनमें अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने घटना के बारे में संकेत दिए। हालांकि बाद में अदालत में इन कबूलनामों को निर्णायक सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सका। भारतीय कानून के अनुसार पुलिस हिरासत में दिए गए बयान आमतौर पर अदालत में स्वीकार्य नहीं होते जब तक वे मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज न किए जाएं। इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया का नाम भी सामने आया। आरोप लगा कि उनका यादव परिवार से निकट संबंध था और उन्होंने शुरुआती जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। यह भी कहा गया कि पुलिस की शुरुआती सुस्ती में कहीं न कहीं इस रिश्ते की भूमिका थी। मीडिया और नीतिश की मां नीलम कटारा ने यह मुद्दा बार बार उठाया कि यदि पुलिस पहले दिन से निष्पक्ष और सक्रिय रहती
तो नीतीश के शव और अन्य सबूत और भी मजबूती से बरामद किए जा सकते थे। विशाल और विकास यादव की गिरफ्तारी ने केस की दिशा तय कर दी। अब मामला गुमशुदगी और अपहरण से निकलकर एक स्पष्ट हत्या का बन चुका था। हालांकि आरोपियों के कबूलनामे और पुलिस पर लगे सवालों ने आगे चलकर अदालती कार्यवाही को लंबा और जटिल बना दिया। नीतीश कटारा हत्याकांड में सबसे दिलचस्प और जटिल पहलू यह था कि अदालत में कौन से सबूत स्वीकार किए गए और कौन से नहीं। यह मुकदमा इस मायने में ऐतिहासिक साबित हुआ कि इसमें प्रत्यक्ष डायरेक्ट सबूत बेहद कम थे और पूरा मामला अधिकतर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विकास और विशाल यादव से पूछताछ के दौरान कुछ बातचीत को रिकॉर्ड किया था। शुरुआती दौर में इन्हें कबूलनामे के रूप में पेश करने की कोशिश हुई, लेकिन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार पुलिस हिरासत में दिया गया बयान अदालत में स्वीकार्य नहीं होता जब तक कि वह मजिस्ट्रेट के सामने धारा 106 CRPC के तहत दर्ज न हो। इसलिए ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अदालत ने एडमिसिबल एविडेंस के रूप में स्वीकार नहीं की। इनका इस्तेमाल केवल इन्वेस्टिगेटिव लीड्स यानी जांच को दिशा देने के लिए किया गया, न कि अंतिम दोष सिद्धि के लिए। यह पहलू केस में एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि जनता और मीडिया को लगता था कि कबूलनामे ही सबसे बड़े सबूत होंगे, पर कानून की दृष्टि से उनकी कोई वैधता नहीं थी। हत्या के स्थान से बरामद हथौड़ी, हैमर परे पर मानव रक्त के निशान पाए गए। सीरोलॉजी रिपोर्ट ने पुष्टि की कि रक्त मानव का था और उसकी समूह DNA ब्लड ग्रुप नीतीश कटारा के ब्लड ग्रुप से मेल खाता था। इसके अलावा नीतीश की घड़ी, कपड़े और आसपास की मिट्टी पर भी खून और डीजल के अवशेष मिले। इन सबूतों ने यह साबित किया कि हत्या के बाद शव को जलाने का प्रयास किया गया। हालांकि ये सबूत प्रत्यक्ष डायरेक्ट नहीं थे, क्योंकि किसी ने खुद हत्या होते हुए नहीं देखा। ये सबूत परिस्थितिजन्य सर्कमस्टेंशियल थे, जो मिलकर एक मजबूत श्रृंखला बनाते थे। अभियोजन प्रोसिक्यूशन की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि न तो कोई प्रत्यक्ष गवाह था जिसने हत्या देखी हो और न ही कोई वीडियो या तस्वीर जैसी ठोस सामग्री थी। पूरा केस गवाहों के बयानों और फोरेंसिक रिपोर्ट्स पर आधारित था। अभियोजन की रणनीति यह थी कि अदालत के सामने एक अखंड श्रृंखला अनब्रोकन चेन प्रस्तुत की जाए, जिसमें हर कड़ी दूसरे से जुड़ी हो और अंततः यह साबित करे कि हत्या केवल और केवल विशाल और विकास यादव ने ही की थी। गवाहों ने देखा कि नीतीश को टाटा सफारी में ले जाया गया। उसी रात वह लापता हो गया और अगले दिन जला हुआ शव मिला। शव पर मिली चोटें और फॉरेंसिक रिपोर्ट हथौड़ी से मेल खाती थीं। हथौड़ी पर मानव रक्त था जो नीतीश से मेल खाता था। DNA रिपोर्ट ने पुष्टि की कि शव नीतीश का ही है। इन सब परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने मिलकर अभियोजन का केस मजबूत किया। अदालत ने माना कि भले ही प्रत्यक्ष गवाह नहीं हैं, लेकिन ये सभी परोक्ष साक्ष्य एक साथ मिलकर हत्या के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। कानूनी दृष्टि से यह केस एक उदाहरण बन गया कि कैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यदि एक अखंड श्रृंखला में प्रस्तुत किया जाए तो वह प्रत्यक्ष साक्ष्य जितना ही प्रभावी साबित हो सकता है। यही कारण था कि अदालत ने कबूलनामों और पुलिस रिकॉर्डिंग्स को नजरअंदाज किया, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट्स और परिस्थितिजन्य सबूतों को आधार बनाकर दोष सिद्ध की। नीतीश कटारा हत्याकांड में गवाहों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही, लेकिन यह भी सच है कि यह केस भारतीय न्याय व्यवस्था में गवाहों पर पड़ने वाले दबाव और राजनीतिक सामाजिक प्रभाव का एक बड़ा उदाहरण बन गया। गवाहों के बयान और उनके सामने आई कठिनाइयां मुकदमे के सबसे जटिल हिस्सों में से एक थीं। भारतीय यादव, जो इस पूरे मामले की केंद्र में थीं, सबसे अहम गवाह मानी जा रही थीं। नीतीश के साथ उनके रिश्ते को लेकर ही हत्या की वजह सामने आई थी, लेकिन जब मुकदमा शुरू हुआ तो भारतीय भारत में नहीं थीं। वह ब्रिटेन चली गईं और वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। भारतीय को अदालत में बुलाने के लिए अभियोजन और नीतीश की मां नीलम कटारा ने बार बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उनके वकील सुरक्षात्मक कानूनी याचिकाएं दायर करते रहे। अदालत में 29 बार अपीलें और अर्जी दाखिल की गईं, जिनमें कहा गया कि यदि भारतीय भारत आती हैं
तो उन्हें जान का खतरा हो सकता है या फिर उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इन अपीलों और देरी की वजह से गवाही वर्षों तक टलती रही। अंततः अदालत ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि भारतीय को भारत आकर गवाही देनी ही होगी। तब 2006 में वह भारत लौटीं और गवाही दी। अपनी गवाही में उन्होंने यह स्वीकार किया कि नीतीश उनके करीबी मित्र थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिवार ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। उनकी गवाही ने हत्या के मकसद, मोटिव, को कानूनी तौर पर मजबूत किया। शादी में मौजूद गवाहों में कई ऐसे थे जिन्होंने साफ कहा कि नीतीश को टाटा सफारी में ले जाते देखा गया था। इनमें भरता दिवाकर का बयान सबसे अहम था। उन्होंने अदालत को बताया कि किस तरह नीतीश को शादी स्थल से बाहर बुलाकर गाड़ी में बैठाया गया। लेकिन इन गवाहों पर लगातार दबाव और भय का माहौल बना रहा। यादव परिवार का राजनीतिक प्रभाव इतना बड़ा था कि कई गवाहों ने अदालत में बयान देने से पहले सुरक्षा की मांग की। कुछ गवाहों ने बाद में बयान बदलने की कोशिश भी की, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया और लंबी हो गई। इस मुकदमे की असली ताकत नीतीश की मां नीलम कटारा का अटूट संघर्ष था। उन्होंने अकेले ही राजनीतिक और सामाजिक दबाव का सामना किया। कई बार उन्हें धमकियां मिली, मीडिया में उन पर सवाल उठाए गए, लेकिन उन्होंने कभी पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उनकी कानूनी लड़ाई में सबसे अहम भूमिका उनके वकीलों ने निभाई। अभियोजन ने यह रणनीति अपनाई कि सीधे हत्या के प्रत्यक्ष गवाह न होने के बावजूद एक मजबूत परिस्थितिजन्य श्रृंखला अदालत के सामने रखी जाए। गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए और भारती की गवाही, इन सब को एक साथ जोड़कर अदालत को यह दिखाया गया कि हत्या के पीछे सिर्फ विशाल और विकास यादव ही हो सकते हैं। गवाहों की कठिनाइयों और देरी के बावजूद उनकी गवाही ने इस केस को मजबूत किया। भारतीय यादव की देर से आई गवाही, भरता दिवाकर जैसे चश्मदीदों के बयान और नीलम कटारा के अदम्य साहस ने इस केस को अंततः मुकाम तक पहुंचाया। यह मामला इस बात का प्रमाण है कि यदि गवाह सच बोलने का साहस रखें और पीड़ित परिवार हार न माने, तो न्याय भले देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। नीतीश कटारा हत्याकांड भारतीय न्यायिक इतिहास का एक लंबा और संघर्षपूर्ण मुकदमा था, जिसने न केवल कानूनी ढांचे की परीक्षा ली, बल्कि यह भी दिखाया कि राजनीतिक रसूख और दबाव के बावजूद न्याय कैसे संभव हुआ। साल 2002 से लेकर 2016 तक चले इस मुकदमे में कई निर्णायक मोड़ आए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नीलम कटारा और उनके परिवार की लगातार लड़ाई के बाद यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा। अभियोजन पक्ष ने हत्या की पूरी कहानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर पेश की, जिसमें शव की बरामदगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट, टाटा सफारी की मौजूदगी, हथौड़ी और खून के निशान तथा गवाहों के बयान अहम थे। 2008 में अदालत ने विकास यादव और विशाल यादव को नीतीश की हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। इस फैसले ने पीड़ित परिवार को आंशिक राहत दी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अपील का दौर शुरू होना बाकी था। अपील के तहत यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। 2014 में हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा और दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया, लेकिन एक अहम बदलाव किया गया। हाईकोर्ट ने दोनों को 30 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और स्पष्ट किया कि 30 साल पूरे होने से पहले उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आमतौर पर आजीवन कारावास का अर्थ 10 साल के बाद रिहाई की संभावना माना जाता है। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि यह अपराध ऑनर किलिंग के दायरे में आता है, क्योंकि नीतीश को केवल इसलिए मारा गया क्योंकि वह एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार की लड़की से प्रेम करता था। 2015 और 2016 में सजा को लेकर पुनः बहस हुई। अदालत ने सजा के कंकरेंट और कंसेक्यूटिव चलने के पहलुओं पर विचार किया। अंततः यह तय हुआ कि दोनों को 25-30 साल की कठोर कैद काटनी होगी और तब तक उन्हें किसी भी तरह की रिहाई या छूट नहीं दी जाएगी। इस फैसले ने न केवल पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया,
बल्कि भारत में ऑनर किलिंग के मामलों के लिए एक मिसाल भी स्थापित की। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसलों को सही ठहराया। हालांकि उसने सजा को इस रूप में व्यवस्थित किया कि यह कॉन्करेंट चले, यानी अलग अलग सजाएं एक साथ भुगती जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे जघन्य अपराधों में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, DAA, जिसमें साजिश, क्रूरता और शक्ति का दुरुपयोग साफ दिखाई देता है। अंतिम नतीजा: विकास यादव और विशाल यादव, हत्या के दोषी, 25-30 साल कठोर कारावास। सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ सूटी, सह आरोपी, सबूत मिटाने का दोषी, उसे भी कारावास की सजा, जबकि सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा दी गई। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह के अपराध समाज पर गहरी चोट छोड़ते हैं और सजा इतनी कठोर होनी चाहिए कि यह दूसरों के लिए सबक बने। समय बीतता गया और आखिरकार सुखदेव पहलवान ने अपनी 20 साल की पूरी सजा काट ली। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब उसे ये रिहा किया जाए क्योंकि उसने अपना तय दंड पूरा कर लिया है। लेकिन सबसे चर्चित नाम रहा विकास यादव। उसने बार बार पैरोल और बेल की कोशिशें की, कभी शादी में शामिल होने के बहाने तो कभी पारिवारिक वजहों का हवाला देकर। कई बार अदालतों ने राहत दी, लेकिन हर बार जनता और नीतीश की मां नीलम कटारा ने सवाल उठाए, क्या ऐसे अपराधियों को इतनी आसानी से राहत मिलनी चाहिए? अंततः न्यायपालिका ने सख्त रुख अपनाया और हाल के आदेशों में साफ कर दिया कि हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए भी पैरोल के नियम अलग नहीं हो सकते। अदालत ने चेतावनी दी कि सजा काटना ही असली न्याय है। नीलम कटारा की संघर्ष गाथा, इस केस की असली नायिका। उन्होंने राजनीतिक दबाव, धमकियों और लंबे मुकदमे के बावजूद हार नहीं मानी। इस मुकदमे का निर्णायक मोड़ यही रहा कि अदालतों ने राजनीतिक दबाव को दरकिनार करते हुए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर भरोसा किया और ऑनर किलिंग जैसे मामलों में कठोर सजा देकर यह संदेश दिया कि समाज में जाति, वर्ग और राजनीतिक शक्ति के नाम पर कानून से ऊपर कोई नहीं है। नीतीश कटारा हत्याकांड केवल एक आपराधिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव की छाया थी। दुर्गा प्रसाद यादव, DP यादव, जो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते थे, पूरे मामले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे, लेकिन यह सबको पता था कि उनका परिवार ही इस अपराध के पीछे खड़ा है। विशाल यादव और विकास यादव दोनों DP यादव के रिश्तेदार थे। राजनीतिक प्रभाव इतना गहरा था कि शुरुआत में पुलिस भी निष्क्रिय दिखी। FIR दर्ज करने में देरी, शुरुआती जांच में सुस्ती और गवाहों पर दबाव, ये सब उसी राजनीतिक दबदबे का हिस्सा माना गया। यहाँ तक कि कई पुलिस अफसरों पर यह आरोप लगा कि वे यादव परिवार से नजदीकी रखते थे और केस को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यदि नीतीश की मां नीलम कटारा ने हार मान ली होती तो शायद यह केस राजनीतिक दबाव के चलते दबा दिया जाता, लेकिन उन्होंने मीडिया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। नीलम कटारा बार बार टीवी चैनलों, अखबारों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आईं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि केस लगातार सुर्खियों में रहे और जनता का ध्यान इस ओर से न हटे। मीडिया ट्रायल ने पुलिस और अदालत पर दबाव बनाया कि वे मामले को नजरअंदाज न करें। हालांकि कुछ बार मीडिया कवरेज को लेकर सवाल भी उठे। डिफेंस पक्ष ने दलील दी कि मीडिया दबाव के कारण अदालत निष्पक्ष नहीं रह पाई, लेकिन सच यह था कि यदि मीडिया न होता तो इतना ताकतवर परिवार न्याय प्रक्रिया को बहुत पहले ही दबा चुका होता। दोस्तों, यही थी नीतीश कटारा हत्या की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप सबसे पहले जान सकें और भी ऐसे सच्चे, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाले अपराध की कहानियां। याद रखिए, सच कभी छिप नहीं सकता और इंसाफ देर से ही सही हमेशा मिलता है।